लेट लतीफ़ी पर काबू पाना। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि आज के काम को कल पर टालकर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आज के काम को आज ही कर डालें, कल पर नहीं छोड़ें। हर बार जब भी मैंने किसी फैसले को टाला, आलस का शिकार हुआ, जिम जाना छोड़ दिया या अपने कार्यों को इसलिए पूरा नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, तो मेरे पास हमेशा मेरी तरफ से हुई लगातार लेट लतीफ़ी के लिए मेरे पास एक बहाना था। मैंने खुद से कहा कि मैं थक गया हूं या कि ये कल तक इस काम के लिए इंतजार किया जा सकता है। अगर आप कुछ बंद कर देते हैं तो इसकी परवाह कौन करता है कि नहीं? बहरहाल आपको परवाह करनी चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो खुद की जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। कई बार हम उत्पादकता युक्तियों, ऐप्स या टूल्स को अपनी समस्याओं के लिए जादुई हल के रूप में देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हम अपनी उत्पादकता में आई कमी के लिए अक्सर बाहरी चीज़ों को जिम्मेदार बता देते हैं। नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसके लिए मेरा पुराना लैपटॉप जिम्मेदार है। ये बेकार है और मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता। ऑफिस बहुत परेशान करता है, लोग मुझे कॉल और ईमेल्स करते रहते हैं, मेरे पास कभी समय ही नहीं होता। लेट लतीफ़ी से लड़ना एक अंदरूनी लड़ाई है। मेरे निजी जीवन में इसके कई मिसाल हैं। 2013 में मुझे लगा कि मेरा करियर अटका हुआ है। उससे 2 साल पहले मैंने अपने पिता के साथ एक कंपनी शुरू की थी, लेकिन 2 साल बाद मैं इसीलिए बेचैन हो गया क्योंकि मैं और कुछ करना चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहता था। इसीलिए मैंने कुछ फ्रीलांसिंग की। मैंने वेबसाइट बनाई, कॉपीराइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और कुछ डिज़ाइन का काम किया, लेकिन नहीं चल सका। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कभी असहज काम किया ही नहीं। इसकी बजाय मैंने उन कठिन कार्यों से बचने के लिए एक नौकरी ज्वाइन कर ली। हम सभी कभी न कभी काम से बचते हैं। पेशा या करियर बनाना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको कठिन, थकाऊ और असंतोषजनक कार्य करने होंगे। अगर आप ज़्यादा ग्राहक या काम चाहते हैं तो कोई भी आपको इसे नहीं देने वाला है। आपको मशक्क़त करनी पड़ती है। कंटेंट मार्केटिंग, वन-ऑन-वन सेल्स, नेटवर्क या अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप जिस भी तरीके का इस्तेमाल करते हैं, करें। और अगर आप कॉरपोरेट की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो आपको गठबंधन करना होगा, रणनीतिक होना होगा, अपने लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करना होगा और जो भी करते हैं उसमें बेहतर से बेहतर होना होगा। आपको यही करना चाहिए, है कि नहीं? हम में से ज़्यादातर लोग इन बातों को पहले से ही जानते हैं या आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। काम में सफल होने का कोई राज नहीं है, क्योंकि हम काम से बचना पसंद करते हैं और इसके मूल में शिथिलता या लेट लतीफ़ी है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। इसके बजाय आप एक न्यूज़ साइट खोलते हैं और बेकार की खबरों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, या आप किसी तस्वीर को लाइक किए बिना अपना इंस्टाग्राम फीड ब्राउज करने लगते हैं, क्योंकि आप अपनी जीवन से नफरत करते हैं। हो सकता है कि आप ज़ारा, H&M, नेट-ए-पोर्टर, मिस्टर पोर्टर या जो भी ऑनलाइन शॉप आपको पसंद हो उन्हें ब्राउज करें। इसी तरह की कहानी मेरे भी जीवन की थी और कुछ हद तक अभी भी है। उदाहरण के लिए, मैं अब एक नई किताब पर काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये किस बारे में है और मेरे पास एक शीर्षक भी है, लेकिन लिखना मेरे लिए भी बहुत कठिन काम है। इसीलिए मैं राहत की तलाश में हूँ। मैं ईमेल का जवाब देता हूँ, लेख पढ़ता हूँ, कॉफ़ी के लिए जाता हूँ, कुछ ऑनलाइन खरीदारी करता हूँ और अपना व्यवसाय चलाने के लिए बार बार होने वाले कार्यों पर काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अव्यवस्थित हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद से जूझ रहा हूँ। स्टीवन प्रेसफील्ड ने अपनी क्लासिक किताब द वॉर ऑफ आर्ट में इस आंतरिक दुश्मन को बाधा कहा है, और वो इसके बारे में कहते हैं, बाधा हमेशा झूठ बोलती है और हमेशा गंदगी से भरी होती है। वो कहते हैं कि आज करो, कल नहीं। मुझे हमेशा खुद को इसकी याद दिलाते रहना है। जब आप
विलंब या लेट लतीफ़ी करते हैं तो आप हमेशा आज के काम को कल करना चाहते हैं। मैं अब भी वैसा ही हूँ। मुझे लगता है ये हम सब में निहित है। इस समय के मैं और 3 साल पहले के मैं के बीच का फ़र्क मामूली है, लेकिन सरल है, और वो ये कि मैं एक उत्पादक, सुखी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक प्रणाली पर भरोसा करता हूँ। उस समय मुझे नहीं पता था कि चीज़ों को कैसे किया जाए। मैंने हमेशा जल्दी हार मान ली, अटका हुआ, दुखी और निराश महसूस किया। लेकिन अब मुझे अपनी चुनौतियों से पार पाने का एक तरीका मिल गया है। यहाँ बताया गया है कि मैंने ये कैसे किया। मैं हर दिन अपनी मानसिक मजबूती का अभ्यास करता हूँ। मैं अपने दिमाग की उपेक्षा किया करता था। मैं मानसिक रूप से कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा सोचा करता था और ना खुद पर भरोसा नहीं करता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पास कोई कौशल की कमी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे चीज़ों को समझने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। इसलिए मैंने आत्मसंयम, व्यवहारिकता और दिमागी सोच पर सचेत रहने के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। वो सब कुछ करना शुरू किया जो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और मानसिक दृढ़ता में सुधार करने में मदद करता है। मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं बनना चाहता। मैं इसके विपरीत होना चाहता हूँ। मैं हर दिन अपने शरीर का व्यायाम करता हूँ। जब मैं व्यायाम नहीं करता तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। ध्यान, ऊर्जा और आत्मविश्वास की कमी होती है। हर दिन अपने दिमाग और शरीर के व्यायाम करके मैं हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता हूँ। मैंने सीखा कि आपके युद्ध लड़ने से पहले शिथिलता पर काबू पाना शुरू हो जाता है। सैनिक भी बिना प्रशिक्षण के युद्ध में नहीं जाते, है कि नहीं? मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे रहें, ये हमेशा ज़रूरी है। मेरे पास रोज़ बरोज़ की आदतों का एक ऐसा समुच्चय है जो मुझे अपने जीवन पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, दैनिक प्राथमिकताएं निर्धारित करता हूँ और बेकार की सूचनाएं नहीं लेता हूँ। मैं ये भी सुनिश्चित करता हूँ कि मैं हर दिन अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करूँ। मानव संपर्क महत्वपूर्ण है। ये मुझे ज़मीन से जोड़ कर रखता है। मुझे ज़मीन से बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं है और मैं अपने हर दिन का आनंद लेता हूँ। मैं इससे आगे कभी नहीं देखता। मेरे पास हमेशा छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों की एक ऐसी सूची होती है जिन्हें मुझे पूरा करना होता है। आइए, उदाहरण के लिए मैं अपनी नई किताब को लेता हूँ। मैं अक्सर मुश्किल चीज़ों से बचना चाहता हूँ, जैसे कि वास्तव में बैठकर लिखना। इसीलिए मैं खुद से कहता हूँ कि आज का दिन अच्छा नहीं है। लेकिन जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं अपने छोटे छोटे कार्यों की सूची सामने रखता हूँ और उन चीज़ों में से एक एक पर आज ही काम करता हूँ। मैं अपना संदेश पहुँचाने के लिए समझाने बुझाने के विज्ञान के अध्ययन और अभ्यास करता हूँ। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, आप दुनिया के सबसे अच्छे लेखक और शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई इसके बारे में नहीं जानता है तो आप प्रभाव नहीं डाल सकते। समझाने बुझाने का ये विज्ञान आपको बेहतर पिच, कवर लेटर, वेबसाइट कॉपी, ईमेल आदि लिखने में मदद करता है। बेशक इस रणनीति की नींव विकसित करने में समय तो लगता है। इसमें और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। हालांकि उत्पादक जीवन जीना भी आसान नहीं होता और ये निश्चित रूप से तकनीक या जिंदगी काटने के बारे में नहीं होता है। ये आपके जीवन, करियर और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक स्थायी प्रणाली विकसित करने को लेकर होता है। उत्पादक जीवन जीने के लिए आपके पास क्या सिस्टम है? जो भी हो, इस पर आज ही काम करें, कल पर नहीं छोड़ें। अच्छा, जब ध्यान केंद्रित नहीं होता तो क्या करें? क्या आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? क्या आप हमेशा सूचनाओं, गपशप या किसी आकस्मिक चीज से विचलित हो जाते हैं? ऐसे में हम और आप एक ही जैसे हैं, क्योंकि किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना सबसे कठिन चीजों में से एक है।
हमेशा कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको बाधित करता है कि नहीं? ये बाधा पहुंचाने वाली चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति, कॉल, बैठक, एक झूठा आपातकाल, आपकी बिल्ली, किसी अजनबी की बिल्ली, कल रात के NBA गेम के बारे में खबर। ज़रूर, आप इन चीज़ों को दोष दे सकते हैं, लेकिन ये कमज़ोरी है। आप और मैं दोनों जानते हैं कि वे चीज़ें आपकी इजाज़त के बिना आपको बाधित नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि हर बार जब आप एकाग्र नहीं होते हैं, आप किसी और या किसी चीज़ को अपने दिमाग में दाखिल होने की अनुमति दे रहे हैं। ये डरावना है कि नहीं? मैं बाधाओं को इसी तरह देखता हूँ, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होता है कि मैं हर समय अपना ध्यान नहीं रख सकता। कभी कभी मैं हार मान लेता हूँ। ये अच्छा नहीं है। गपशप करने, दिन में 439 बार इंस्टाग्राम देखने, 39 बार यूट्यूब वीडियो देखने और नकारात्मक खबरों वाले लेख पढ़ने से आपके जीवन को कोई फायदा नहीं होता है। तो आप अपना ध्यान में सुधार लाने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ 2 चीज़ें हैं जो मैं हमेशा तब करता हूँ जब मैं खुद को महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं पाता। 1, हटा दें, हटा दें, हटा दें। हर दिन कुछ ना कुछ हम सामान जमा करते रहते हैं। मैं सिर्फ उस सामान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें आप खरीद रहे होते हैं, जैसे कि कपड़े, रसोई के उपकरण, घर की सजावट, खिलौने, गैजेट या जो और भी कुछ। असल में हम विचार जमा कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है? हम इतने सारे विचारों के संपर्क में हैं कि हम उनमें से कुछ तो अपना लेते हैं और उन्हें अपना बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोगों ने मुझे और YouTube वीडियो बनाने के लिए कहा है। मेरा परिवार, दोस्त, टीम के सदस्य, पाठक, छात्र, सभी के पास विचार हैं और वो मदद करना चाहते हैं। इसी तरह मैं भी अपने विचार दूसरों के साथ साझा करता हूँ। आप अपने जीवन, करियर, व्यवसाय या रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में विचार हम सब करते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये केवल एक समस्या बन जाती है यदि आप लोगों से मिलने वाले इनपुट को फिल्टर नहीं करते हैं। इसलिए जब मैंने लोगों से सुना कि मुझे YouTube वीडियो बनाने चाहिए, तो मैंने मन ही मन सोचा, अरे मुझे YouTube वीडियो बनाना चाहिए। मैं पिछले 6 महीनों से इसके बारे में बहुत सोच रहा हूँ और मैंने रणनीति बनाने में भी काफ़ी समय लगा दिया। मेरे वीडियो किस बारे में होने चाहिए, मुझे उन्हें कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए, मुझे उन्हें कैसे संपादित करना चाहिए, मुझे किस तरह के संगीत का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस पर बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने हाल ही में एक वीडियो भी पब्लिश कर दिया है। लोगों से मिलने वाली प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। केवल एक ही समस्या है, इसमें मेरा बहुत अधिक वक्त और ध्यान लगता है। नतीजतन मैंने लिखने, पॉडकास्टिंग और नए पाठ्यक्रम बनाने पर कम समय बिता पाता हूँ। और ठीक यही चीज़ें हैं जिन्हें मैं करना चाहता हूँ। मैंने जिस मकसद से एक ब्लॉग शुरू किया वो ये है कि मुझे लिखना पसंद है और मैं इस कला में अच्छा हूँ। इसीलिए उस YouTube वीडियो बनाने के मुकाबले ये काम आसान है, क्योंकि मैं YouTube वीडियो बनाने में उतना अच्छा नहीं हूँ। साथ ही मुझे अपने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए लेख, पुस्तकें और सामग्री लिखने में बहुत आनंद आता है। जब काम कठिन हो जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं YouTube वीडियो पर काम कर रहा था तो मुझे बहुत निराशा होती थी और फिर मेरा ध्यान और काम इससे प्रभावित होता था। जब मेरे पास फोकस की कमी थी तो मैंने क्या किया? मैंने खुद से ये सवाल पूछना शुरू किया, मुझे अपने जीवन को इतना सरल बनाने के लिए किन चीज़ों को समाप्त करना चाहिए जिससे ध्यान केंद्रित करना आसान हो। ऐसे में मैंने YouTube पर ध्यान देना बंद कर दिया। खत्म करना एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिसका इस्तेमाल मैं अपने जीवन के कई पहलुओं के लिए करता हूँ। हम सालों से इतना गैर ज़रूरी सामान जमा करते जाते हैं कि हमें लगातार इसे निकाल देने की आवश्यकता होती है, जैसे कि विचार, परियोजनाएं, काम, वस्तु इत्यादि।
अगर आप खुद को ध्यान केंद्रित कर पाने में कठिनाई महसूस करते हैं तो इस रणनीति को आजमाइए। अपने जीवन को इतना सरल बना लें कि जीने का आनंद मिले, और इसे लेकर हमें ईमानदार होना चाहिए। कौन ऐसा जीवन जीना चाहता है जो असंभव हो? जीवन पहले से ही काफी कठिन है, इसे और कठिन मत बनाइए। दूसरा, पिछली सफलता के बारे में सोचें। पिछली सफलता और खुशी के बारे में सोचने से सेरोटोनिन के निर्माण की प्रक्रिया उद्दीप्त होती है। सेरोटोनिन एक ऐसी रासायनिक तंत्रिका होती है जो हमारी कोशिकाओं का निर्माण करती है। सेरोटोनिन एक ऐसा प्रमुख रसायन है जो आपके शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करता है। सेरोटोनिन हमारे शारीरिक कार्यों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन ये अवसाद को कम करने, कामेच्छा बढ़ाने, मूड को स्थिर करने, नींद को नियंत्रित करने और चिंता को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। सेरोटोनिन हमारी आम तंदुरुस्ती में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन आपके ध्यान में सेरोटोनिन क्यों मायने रखता है? सेरोटोनिन लेट लतीफी वाली संतुष्टि को भी नियंत्रित करता है। जब आपकी सेरोटोनिन गतिविधि कम हो जाती है तो ये लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की कमी का कारण बन सकता है। आपके अपनी योजनाओं पर कार्य करने की संभावना कम हो जाती है। जब आप अपना ध्यान खो देते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि आपकी सेरोटोनिन गतिविधि कम हो। इसी कारण आप बाहर जाने, शराब पीने, खरीदारी करने, सेक्स करने, टीवी देखने या कुछ और जो आपको अल्पकालिक आनंद देता है या अल्पकालिक आनंद की तरह आपको आनंद दे रहे होते हैं। अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी सेरोटोनिन गतिविधि को उद्दीप्त होने दें। शोध से पता चलता है कि व्यायाम ऐसा कर सकता है, लेकिन एक और चीज जो इसी रूप में प्रभावी है और बहुत आसान है, वो है सरल मानसिक अभ्यास। आपको केवल अतीत में हुई सकारात्मक घटनाओं को याद रखना है। UCLA के एक न्यूरोसाइंटिस्ट और द अपवर्ड स्पाइरल के लेखक एलेक्स कोरब बताते हैं कि सकारात्मक घटनाओं को याद रखने से आपको किन मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। आपको केवल सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाने के लिए उन सकारात्मक घटनाओं को याद रखना है जो आपकी जिंदगी के साथ हुई हैं। ये सरल कार्य अग्रगामी सिंगुलेट कॉर्टेक्स में सेरोटोनिन उत्पादन को बढ़ा देता है, जो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के ठीक पीछे का एक क्षेत्र होता है जो ध्यान को नियंत्रित करता है। जब सेरोटोनिन बढ़ता है तो आपका ध्यान ऊपर जाता है। आखिरकार आपको यही करना चाहिए। मुझे पता है कि ये अजीब लगता है, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो आपको इसे ठीक करना चाहिए। जब मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता तो सबसे पहले मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे साथ ये एक ऐसी समस्या है जिसके समाधान की जरूरत है। कुछ लोग ये स्वीकार किए बिना ही जीवन गुजार देते हैं कि उनके साथ कोई समस्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर 2 मिनट में अपने अपने फोन को चेक करना आम स्थिति नहीं है। नहीं, हर समय गपशप करना आम बात नहीं है, और बार बार बोर होना भी आम बात नहीं है। अपने जीवन पर ध्यान दें। इस बारे में सोचें कि आपके लिए क्या मायने रखता है। फिर उन कामों को करें और विचलित ना हो। मार्ग पर डटे रहें। आपको कामयाबी मिले, ये वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध बातें हैं। आधुनिक सभ्यता की शुरुआत के बाद से ही ये लेट लतीफ़ी रही है। हेरोडोट्स, लियोनार्डो द विंची, पाब्लो पिकासो, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एलोनोर रूजवेल्ट और सैकड़ों इन जैसे ऐतिहासिक शख्सियतों ने इस बारे में बात की है कि लेट लतीफ़ी या शिथिलता हमारे लक्ष्यों और नतीजों का दुश्मन कैसे है। इस लेट लतीफ़ी के बारे में जो मेरे पसंदीदा उदाहरण है, उनमें से एक अब्राहम लिंकन का उदाहरण है, और वो ये है कि आज से बचकर आप कल की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हर एक सेमेस्टर की शुरुआत में मैं दुनिया का सबसे शांत आदमी होता था। आराम करता था, बाहर जाता था, मज़े करता था, ज़्यादा से ज़्यादा समय होता था। मैं किसी तरह के तनाव का अनुभव नहीं करता था।
हालांकि अपनी परीक्षा से लगभग 1 हफ्ते पहले मैं घबरा जाता था। फिर मैं खुद से कहता था कि यार तुमने पहले क्यों नहीं शुरू किया। और इसके बाद मेरे चारों ओर एक बदसूरत नज़ारा होता था। रेड बुल के डब्बे का एक अंबार होता था, अपने कमरे में बंद हो जाता, पढ़ने के दौरान बौखला जाता था। और अनुसंधान भी बिल्कुल यही दिखाता है कि जब आप लेट लतीफ़ी या शिथिलता को अपनाते हैं तो आप कुछ समय तक तो बेहतर महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर लंबी अवधि में आप पीड़ित होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विलंब क्यों करते हैं। कुछ को समय सीमा का दबाव पसंद है, कुछ असफल होने से डरते हैं, इसलिए वो इसे अंतिम क्षण तक टालते रहते हैं। एक बात जो विलंब करने वाले सभी लोगों में समान होती है, वो ये कि शिथिलता की एक कीमत चुकानी होती है। डायने टाइम्स और रॉय बाउमिस्टर द्वारा अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित अक्सर उद्धृत किया जाने वाला ये अध्ययन विलंब के लिए चुकाई जाने वाली कीमत पर चर्चा करता है। ये इससे संबंधित है। अवसाद, बेवजह विश्वास, कम आत्मसम्मान, चिंता, तनाव। विलंब निर्दोष व्यवहार नहीं है, ये खुद को नियंत्रित करने का एक खराब संकेत है। शोधकर्ता भी शिथिलता की तुलना शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से करते हैं। ये गंभीर बात है और मैंने कई सालों तक इसका अनुभव किया है। मेरे कॉलेज से निकलने के बाद के वर्ष भी काम शुरू करने और उसे खत्म करने के मामले में संघर्षपूर्ण थे। लेट लतीफ़ी एक ऐसी आदत है जो बस आपके सिस्टम में घुस जाती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप आसानी से हिला सकते हैं। हर बार जब मेरे पास कोई विचार या लक्ष्य होता तो मैं उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता, लेकिन रास्ते में चीज़ें गलत हो जाती। मैं शुरू से ही पूरी तरह उथल पुथल का शिकार हो जाता। व्याकुलता, अन्य विचार, अन्य अवसर, असफलता, अपने बारे में नकारात्मक चर्चा आदि रास्ते में आ जाते और परिणाम हमेशा वही होता कि हम कभी कुछ नहीं कर पाते। लेट लतीफ़ी को मात। मेरे लिए डायने टाइस और रॉय बाउमिस्टर के अध्ययन से महत्वपूर्ण शोध जो सामने आया है वो है, मौजूदा साक्ष्य बताते हैं कि विलंब करने वाले किसी निश्चित कार्यों पर काम करने के बजाय खुद का मजा लेते हैं, जब तक कि नज़दीक आती समय सीमा के बढ़ते दबाव से वे काम करने के लिए मजबूर नहीं हो जाते। इस दृष्टिकोण में शिथिलता खुद पर नियंत्रण रख पाने की कमी से पैदा हो सकती है और इसीलिए काम को लेकर प्रेरित करने के लिए बाहरी रूप से थोपी गई ताकतों पर उनकी निर्भरता होती है। आत्मनियमन, आत्मनियंत्रण, इच्छा शक्ति, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। हम सोचते हैं, हाँ ज़रूर, मैं 3 हफ्ते के भीतर एक उपन्यास लिख लूँगा। दिमागी तौर पर हम सभी प्रतिभाशाली हैं और मानसिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन जब काम आता है तो हम जिम्मेदारी से भागने लग जाते हैं। अगर आप एक लेट लतीफ़ी करने वाले आदमी हैं तो आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन काम में देरी ज़रूर कर सकते हैं। और ये छोटे बड़े सभी कार्यों के लिए एक सच्चाई है। इसमें कोई शक नहीं कि हर कोई अपने सुकून के दायरे से बाहर कदम रखने से डरता है, इसीलिए हम उन्हें सुकून का दायरा कहते हैं। साहसिक कदम उठाने के लिए साहस चाहिए, लेकिन ये निश्चित रूप से बिलों का भुगतान करने, अपने बॉस के लिए कुछ प्रिंट निकालने, कुछ वसूल करने आदि जैसे छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए कोई साहस नहीं बटोरता है। सच्चाई ये है कि आप जो कुछ भी छोटा या बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उससे विलंब का कोई लेना देना ही नहीं होता है। किसी कार्य की शुरुआत और खात्मे के बीच एक ऐसा पल भी आता है जिसे मैं शिथिलता का ढलान कहता हूँ, और वो पल तब आता है जब आप एक विकर्षण में पड़ जाते हैं। और ठीक यही वो क्षण है जब आप उत्पादक बनना छोड़ देते हैं। आप किसी कार्य पर काम करना शुरू कर देते हैं, आप उत्साहित होते हैं, आप ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद आप सोचते हैं कि आइए 1 सेकंड के लिए खबर पढ़ लेते हैं।
ये हमेशा महज किसी एक चीज से शुरू होता है। फिर आप सोचते हैं कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का एक एपिसोड भी देख लूं। फिर यूट्यूब पर एक वीडियो देख लेते हैं। फिर थोड़ा सा इंस्टाग्राम ब्राउज कर लेते हैं और फिर ऐसे ही कोई दूसरा काम कर लेते हैं। यह हमेशा किसी उद्विग्नता के साथ खत्म हो जाता है और आप कहते हैं ये आखिरी बार है जब मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इच्छा शक्ति काम नहीं करती है, सिस्टम काम करते हैं। आपको वास्तव में जिस चीज की जरूरत है वो है आपके पास कार्य करने के लिए एक प्रणाली का होना। बहुत से लोग रूटीन, सिस्टम और फ्रेमवर्क से इसलिए कतराते हैं क्योंकि वो स्वतंत्रता चाहते हैं। मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है, क्योंकि इस तरह की स्वतंत्रता आपकी दुश्मन है। हकीकत यह है कि अगर आप चीज़ों को करना चाहते हैं तो आपको नियमों की आवश्यकता होती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें शोध कारगर साबित करता है? ये है खुद की तय की गई समय सीमा, जवाबदेही प्रणाली, दोस्तों या किसी प्रशिक्षक के साथ प्रतिबद्धता, अंतराल में काम करना या पढ़ना, प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करना, सेहतमंद खाना, ध्यान भटकने को दूर करना और सबसे महत्वपूर्ण, आंतरिक प्रेरणा। अगर आप सही उत्पादकता रणनीति को अपनाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास उत्पादकता प्रणाली है। समय सीमा तात्कालिकता पैदा करती है, जवाबदेही की भावना जिम्मेदारी पैदा करती है। अंतराल में काम करने से आपका ध्यान बेहतर होगा, व्यायाम करने से आपको अधिक ऊर्जा मिलेगी। इसलिए एक स्वस्थ आहार और ध्यान के भटकने को दूर करने से बाकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास आंतरिक प्रेरणा नहीं है तो ऐसी कोई प्रणाली नहीं होती जो आपकी मदद कर सके। लोग इस अवधारणा को अधिक जटिल कर देते हैं, लेकिन ये सरल है और वो ये है कि आप जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, कुछ अच्छी कल्पना करें। यदि आप जानते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं तो सबसे परेशानी वाले कार्य भी सहने योग्य हो जाते हैं। ये बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाएगा। इसीलिए काम में जाने के बजाय एक कदम पीछे हट जाएं। इस बारे में सोचें कि आप जो कुछ करते हैं वो क्यों करते हैं और फिर उस प्रणाली पर भरोसा करें जो इसका सहयोग करती है। ये कोई जादू नहीं है, ये महज विज्ञान है। समय की बर्बादी को कैसे रोकें और अपनी व्यक्तिगत प्रभावशीलता में कैसे सुधार करें? मैं उत्पादकता पर जो शोध कर रहा हूं उसके पीछे का कारण सरल है। मुझे लगता है कि एक उत्पादक जीवन एक सुखी जीवन के बराबर होता है। साथ ही अगर आप औसत लोगों की तुलना में अधिक उत्पादक हैं तो आप अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप जितना ज्यादा जानेंगे उतना ही बेहतर करते हैं और आखिर में ज्यादा फायदा भी मिलता है। और जब मैं उत्पादकता के बारे में बात करता हूं तो मैं प्रभावी होने की बात कर रहा होता हूं, क्योंकि उत्पादकता ये नहीं बताती कि आप सही काम करें। इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि आपने बहुत सारा काम पूरा कर लिया है, लेकिन ये वो बात नहीं है जो अहमियत रखती है। हालांकि प्रभावशीलता सही काम करने के सिलसिले में होती है, और अगर आप अपना काम अच्छी तरह से करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, एक सार्थक जीवन जीना चाहते हैं या कौशल सीखना चाहते हैं, तो यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अन्यथा आप गोल गोल चक्कर काटते रह जाते हैं। आप व्यस्त दिख सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी सार्थक हासिल नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में, बेकार काम करना आसान है। ये ऐसे काम होते हैं जो आपको इच्छित परिणामों के करीब नहीं लाते हैं। नतीजे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। व्यवहारिक रूप से इसका मतलब यही है कि आप हफ्ते में 50 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत, भावनात्मक, आर्थिक रूप से किसी भी तरह की तरक्की का अनुभव नहीं करते हैं तो आप प्रभावी नहीं हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैं कहाँ से शुरू करूं? उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं अपनी उत्पादकता पाठ्यक्रम,
प्रोक्रेस्टिनेट ज़ीरो में पढ़ाए जाने वाले एक प्रैक्टिस को साझा करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे मैंने पीटर ड्रकर की द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव से लिया है। जब सूचनाओं के लिए काम करने वालों के लिए प्रभावशीलता की बात आती है तो मेरे लिए ड्रकर पहला और सबसे अच्छा विचारक है। कई किताबें, लेख, उत्पादकता उपकरण और उत्पादकता ऐप जो आप इन दिनों देखते हैं वो सभी एक तरह से ड्रकर से ही प्रभावित हैं, जिन्होंने अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत प्रभावशीलता शब्द का आविष्कार किया था। ये प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है। चरण 1, अपने समय को जानें। मैं अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या गड़बड़ है, मैं टाल मटोल करता रहता हूँ। मेरा सवाल होता है, क्या आप अपने समय को जानते हैं? अगर आप अपने समय को नहीं आंक पाते हैं तो विलंब को रोकना या अपनी उत्पादकता में सुधार करना मुश्किल है। क्योंकि अगर आप अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना चाहते हैं तो आपको पहले ये जानना होगा कि वो कहाँ चला जाता है। आपकी याददाश्त पर्याप्त नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक 1 हफ्ता पहले आप इस समय क्या कर रहे थे, तो क्या आपके पास कोई जवाब होगा? आप वहां जाएं। आप अपने समय को कैसे जानते हैं? अपनी गतिविधियों को दर्ज करने वाला एक रजिस्टर रखें। इससे पहले कि मैं उनके साथ एक तात्कालिक सेशन करूं, मैं अक्सर उन्हें 2 हफ्ते की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए कहता हूं। गतिविधि लॉग ठीक वही है जो आप सोच रहे हैं, यानी आप दिन भर में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके एक घंटे का रिकॉर्ड। आपके द्वारा अपने गतिविधि लॉग के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट विधि कोई मायने नहीं रखती। केवल एक चीज़ जो मायने रखती है वो ये कि आप कम से कम 2 सप्ताह का रिकॉर्ड रखें। अगर संभव हो तो आप पूरे 1 महीने की गतिविधियों को दर्ज करें। मैं बस अपने डेस्क पर एक पेन और नोटपैड रखता हूँ और हर घंटे मैं समय को दर्ज करता जाता हूँ और पिछले घंटे के दौरान मैंने क्या किया उसे डिटेल्स में दर्ज करता हूँ। नोटबुक को सामने रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप इसे करना नहीं भूलें। चरण 2, गैर उत्पादक कार्यों को चिन्हित करें। ये कदम वास्तव में बहुत आसान है। मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक सवाल है। अपने लॉग में सभी आवर्ती गतिविधियों को एक करके देखें। अगर आप उन्हें करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? अगर आपका उत्तर है कि अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं बदला। लेकिन अगर आपका जवाब है कुछ नहीं होगा, तो आपने बाजी मार ली है। हम सभी ऐसी गतिविधियां करते हैं जिनका रिटर्न 0 होता है। मैं उन गतिविधियों को समय बर्बाद करने वाला कहता हूं। चरण 3, वक्त बर्बाद करने वाली गतिविधियों को हटा दें। जानिए कि आपका वक्त जाता कहाँ है। अपने जीवन में तुच्छ कार्यों से महत्वपूर्ण कार्यों को पहचानें और समय बर्बाद करने वाले तुच्छ कार्यों में कटौती करें। क्या ये सरल है? हाँ, बिल्कुल सरल है। अगर आप एक ज़बरदस्त असर रखने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से एक लॉग रखते हैं। आपको साल में 365 दिन लॉग रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय साल में 2-3 सप्ताह के 2 स्ट्रेच करें। इतना ही आपके समय की निगरानी रखने के लिए और समय बर्बाद करने वाले कार्यों की पहचान करने के लिए पर्याप्त है। साथ ही इस तरह के आसान अभ्यास का अतिरिक्त लाभ ये है कि ये आपको अपनी दिनचर्या के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अक्सर हम समय बर्बाद करने वाली गतिविधियां शुरू कर देते हैं और वो आदत बन जाती हैं। और अगर हम व्यर्थ के व्यवहार से अवगत नहीं होते तो उन बुरी आदतों को छोड़ पाना मुश्किल होता है। मैंने इस अभ्यास को उत्पादकता में सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक पाया है। शुरू करें। आपका गतिविधि लॉग शायद कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। समय डालें। टाइम लॉग रखने को लेकर डेरियस फारोक्स का लेख पढ़ा और अपना टाइम लॉग शुरू किया। समय डालें। अपना फ़ोन बंद कर दिया और जो भी काम कर रहे थे उस पर वापस आ गए। समय डालें। समाचार ब्राउज किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियो देखा। खुद के साथ ईमानदार रहें,
अपनी गड़बड़ियों को दूर करें। फिर समय डालें। ईमेल का जवाब दिया। शानदार। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आपने शुरुआत की। अब 1 और 2 सप्ताह इसी तरह करते रहें। अनुत्पादक लोगों की वो आदतें जिनकी नकल आप नहीं करना चाहते। उत्पादकता का अध्ययन करने के पीछे का कारण यही है कि मैं एक अनुत्पादक व्यक्ति हूं। मैं वास्तव में ऐसा ही हूं। मैं बहुत ज्यादा सोता हूं। मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूं। मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं। मैं सारा दिन संगीत सुनता हूं। मैं फिल्में देखता हूं। मैं ऐसे गैजेट्स खरीदता हूं जो मुझे नीरस व्यक्ति में बदल दें। अगर ये मेरी उत्पादकता प्रणाली के लिए नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैं ये लेख भी नहीं लिखूंगा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया ब्राउज करते हैं तो आप सिर्फ सुपर उत्पादक, स्वस्थ और समृद्ध दिखते हैं। क्या ये मामला ऐसा ही है? मुझे नहीं पता। मैं बस ये जानता हूं कि आप 7 दिन लगातार उत्पादक नहीं बने रह सकते। और उत्पादक होने का एक बड़ा हिस्सा हम सभी की अनुत्पादक आदतों से छुटकारा पाने को लेकर होता है। इसके बाद एक ऐसी सूची है जो अक्सर अनुत्पादक आदतों की होती है, जिन्हें मैंने कम करना या समाप्त करना सीखा है। क्या आपके पास इनमें से कुछ आदतें हैं? चिंता मत करें, हम सभी कभी ना कभी अनुत्पादक होते ही हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी 5 या ज्यादा आदतें हैं तो इसे बदलने की जरूरत हो सकती है। एक बात तो तय है कि कोई भी अनुत्पादक व्यक्ति नहीं बनना चाहता। बहुत ज्यादा काम करना। कुछ दिन तो मैं बिना रुके 12 या 13 घंटे तक काम कर सकता हूं। मैं केवल व्यायाम और खाने के लिए ब्रेक लेता हूं और मैं इसे कुछ दिनों तक जारी रख सकता हूं। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ी पेश आ ही जाती है। ऐसा समय भी आता है जब मैं संघर्ष करता हूं। मैं कोई काम नहीं कर सकता। मैं कोई काम करवाना भी नहीं चाहता। ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने जितना काम किया है उससे कहीं ज्यादा उसके बारे में हिसाब किताब लगाया। हेमिंग्वे जिस समय अपने चरम पर था, उसने वहीं पर रुकने की कोशिश की। यही मेरा नया लक्ष्य भी है। लेकिन ये कठिन है क्योंकि हम हमेशा चीजें तेज, बहुत तेज और तेज, तत्काल और तत्क्षण चाहते हैं। बस अपने आप को, अपने काम को और अपनी समय सीमा को जानें। कोई समय सीमा नहीं होती है। इसे आराम से करें क्योंकि तनावपूर्ण समय के लिए आपको इस रसायन की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य बनाए रखें। बहुत ज्यादा चिंता करना। क्या होगा अगर मैं टूट जाता हूं? अगर मेरी नौकरी चली जाती है तो क्या होगा? क्या होगा अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती? अगर मुझे कैंसर हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए? अगर मैं अपनी दृष्टि खो दूं तो क्या होगा? क्या अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर वैसा हो जाए तो क्या होगा? आपने अपना सिर शतुरमुर्ग की तरह रेत में इतना आगे कर दिया है कि आप ये नहीं देख सकते कि इस तरह से सोचने का ये तरीका कितना खुद में लीन कर देने वाला है। ये हमेशा मेरे बारे में ही होता है। मैं और सिर्फ मैं। मुझे इसके बारे में सब पता है। उपरोक्त सभी उदाहरण मेरे निजी जीवन के हैं। दरअसल मैं क्या हुआ अगर ऐसा होता है वाले इस खेल का बादशाह हुआ करता था। लेकिन यहाँ एक बात अहम है कि आप इस पल में मरने वाले नहीं हैं। अपने आप से आगे बढ़ें, चिंता करना बंद करें और कुछ उपयोगी करें। मुझे पता है कि ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चिंता करना बंद करना सीख सकते हैं। जिद्दी होना। हमारा हर समय लोगों से वास्ता पड़ता रहता है। क्या आप भी यही सोचते हैं कि मैं इस आदमी की बात क्यों सुनूं?
या फिर ये कि वो क्या जानती है? मुझे नहीं पता, शायद आपसे ज्यादा जानती हो। हम तब तक नहीं जानते जब तक कि हम दूसरों की नहीं सुनते। लेकिन अगर आप हमेशा सोचते हैं कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आप लोगों को कभी मौका नहीं देंगे। मुझे लगता है कि हर कोई जिद्दी है। कुछ इस जिद के चरम पर होते हैं और कुछ थोड़े कम जिद्दी होते हैं। मुझे ये जरूर कहना चाहिए कि हट भी एक अच्छा गुण है। आलोचकों की बातों को अनसुना कर देना तो अच्छा है, लेकिन इस बात की परवाह नहीं करना अच्छा नहीं है कि आलोचक हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन रिश्तों में जिद्दी होना निराशाजनक होता है। इस तरह की जिद ठीक नहीं है। और ऐसा होता है कि जीवन रिश्तों पर आधारित होता है और आपका करियर भी रिश्तों पर आधारित होता है। इसीलिए जब आप दूसरों के साथ काम करने से इनकार कर रहे होते हैं, तो आप इसमें शामिल हर किसी को चोट पहुंचा रहे होते हैं। बस यही याद रखना है। मैं खुद को बार बार याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि जिद खराब हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये इतना बुरा होता है कि मैं खुद की भी नहीं सुनता। फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूं। चीजों को परखते रहना। आप क्या कर रहे हो? मैं अभी फेसबुक चेक कर रहा था। आप क्या चेक कर रहे हैं? ईमेल, TMZ, CNN, NBA, NFL, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट। चेक करना कोई उपयोगी बात तो नहीं है। ये एक क्रिया हो सकती है, लेकिन ये वास्तविक क्रिया नहीं है। जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की तो मैंने हमेशा बिना किसी कारण के अपने आंकड़ों को चेक किया करता था। फिर मैंने सोचा कि इसे चेक करने का आखिर नतीजा क्या है? कुछ नहीं। आप सिर्फ जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। मैं चेक करने की इस आदत को कम से कम करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैंने अपने फ़ोन से सभी न्यूज़ और सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दिया। मेरे फ़ोन पर ईमेल भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं करता तो मैं हर समय चेक करता रहता। मैं ये नहीं चाहता। मैं अपना ईमेल तभी देखना चाहता हूँ जब मेरे पास ईमेल का जवाब देने का समय हो। चेक करना एक ऐसी आदत है जिसे आप कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। मैं अब भी NBA का अनुसरण करता हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। आप चेक करने वाले सिर्फ 1 या 2 बुरी आदतों को ही चुनें जिन्हें आप वास्तव में पसंद करते हैं। बाकी को हटा दें। आप वैसे भी कुछ नहीं खो रहे हैं। जिंदगी से भागना। 2 साल पहले तक हर बार जब मैं तनाव में होता था तो कहता था, मुझे एक पेय चाहिए, या फिर ये कि मुझे छुट्टी पर जाना है। और जब मेरे पास काम को लेकर या मेरे रिश्ते में ऐसी समस्याएं आ जाती थी जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता, तो मैंने दिखावा करना पसंद किया कि ये समस्याएं हैं ही नहीं। कभी कभी मुझे इसके बारे में बात करने में थोड़ा समय तो लगता, लेकिन इस खेल में हमेशा गहरी समस्याएं होती हैं। उस समय मैं अपनी नौकरी, रिश्ते और जिस शहर में रहता था, वो सब कुछ मुझे पसंद नहीं होते थे। सही मायने में कहा जाए तो मुझे अपना जीवन ही पसंद नहीं था। क्या मैंने इसे बदल दिया? नहीं। मैंने हमेशा अपनी समस्याओं से बचने की कोशिश की। समस्याओं से बचने से आपको फिर से अपने शर्मसार जीवन का सामना करने के लिए कुछ सहन शक्ति मिल जाती है। लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं कि समस्याएं तब तक दूर नहीं होती जब तक आप उन्हें जड़ से पकड़कर खत्म नहीं कर देते। मैंने ये कठिन उपाय सीख लिया। इससे पहले कि वो बड़ी समस्याएं बन जाएं, इन दिनों मैं इन समस्याओं से निपट लेता हूं। हाँ कहना। ज्यादातर लोग ना कहने से डरते हैं। शायद आप लोगों को निराश नहीं करना चाहते। हो सकता है कि आप नहीं शब्द से असहज हों। मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। हाँ, सच में कोई बात नहीं। मतलब की बात यही है कि अगर आप हाँ ही कहते रहते हैं तो आप किसी और का जीवन जी रहे होते हैं। इसके बारे में सोचिए, गहराई से सोचिए। हम सभी जानते हैं कि ये सच है।
हम अपने समय के नियंत्रण में भी नहीं हैं। अपने जीवन पर अगर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहते हैं तो 1 लाख चीजों को ना कहें और कुछ उन्हीं चीजों को हाँ कहें जो मायने रखती हैं। चीजों को नहीं लिखना। हाँ हाँ, आप तो सभी चीजों को आसानी से याद रख लेते हैं, या आप इतने स्मार्ट हैं कि आपको सब कुछ याद रहता है ना? गलत, बिल्कुल गलत। अपनी सोच, विचार, कार्यों आदि को ना लिखना मूर्खता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अपनी याददाश्त पर भरोसा करते हैं तो आप बहुत अधिक दिमागी शक्ति बर्बाद कर रहे होते हैं। जब आप सब कुछ लिख लेते हैं तो आप अपनी दिमागी शक्ति का उपयोग अन्य चीजों के लिए कर सकते हैं, जैसे समस्याओं का समाधान। ये वास्तव में उपयोगी है और आपके करियर को आगे बढ़ाता है। अगर आप रोज रोज लिखते हैं तो ये और भी अच्छा है, लेकिन मैंने पाया है कि हर कोई हर दिन लिखने के विचार को पसंद नहीं करता है। तो चलिए इसे चीजों को लिखना कहें। इस लेख को पढ़ते समय आपने क्या क्या लिखा? खुद पर सख्ती बरतें। मैं चुस्की लेता हूं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे। क्यों? आप आज सुबह बिस्तर से उठ पाए कि नहीं? हाँ, बधाई हो, आप जिंदगी नाम की इस कठिन चीज से बच गए। अपने आप पर गर्व कीजिए। बिस्तर से उठने के बाद आप जो कुछ भी करते हैं वो दरअसल आपकी एक जीत है। मैं हमेशा यही सोचा करता था कि जब आप स्कूल से बाहर निकलते हैं तो सीखना बंद हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब सीखना बंद हो जाता है तो आपका जीवन रुक जाता है। अपने आप में निवेश करें, कुछ सीखें, पुस्तकों को पढ़ें, कोई कोर्स करें, वीडियोस देखें। इसे घर से करें या कहीं और जाकर करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस नई चीजें सीखते रहें। ऐसा करने से आप जीवन को लेकर अधिक उत्पादक और अधिक उत्साहित होंगे। नियमों से नफरत करना। आखिरी समय के लिए मैंने बहुत ही अच्छी बचत की है। ज्यादातर लोग नियमों से नफरत करते हैं, है कि नहीं? ये तब शुरू होता है जब हम बच्चे होते हैं। मुझे ऐसा क्यों करना है? मुझे वैसा क्यों करना है? ऐसा या वैसा इसलिए करना है क्योंकि ये आपके लिए बेहतर है, इसीलिए आप अजीब बच्चे हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें सरकारी नियमों के अलावा किसी तरह के नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। लेकिन हम तो उन नियमों के बारे में बात कर रहे हैं जो आप तय करते हैं। नियम गूंगे होते हैं। मैं हमेशा से यही मानता हूं। मुझे लगता है कि मैं पागल हूं, लेकिन मैं एक बेवकूफ था। नियम वास्तव में जीवन के बारे में सबसे अच्छी चीज है। नियमों के बिना कुछ नहीं होंगे। और जब बात उत्पादकता की आती है तो पहला नियम तो यही है कि नियम होते हैं। अगर आप नियमों के बिना जीना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। लेकिन जिंदगी कोई फाइट क्लब नहीं है। नियम वास्तव में हमें समस्याओं को हल करने और जीवन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में मदद करते हैं। 25 से ज्यादा सालों से एक विज्ञापन रचनात्मक निर्देशक और मैड मैन के सह निर्माता जोश वेल्टमैन ने अपनी किताब सेड्यूसिंग स्ट्रेंजर्स में इसे अच्छी तरह से बताया है। उन्होंने लिखा है, किसी समस्या को हल करने के लिए स्वतंत्रता और बाधा के एक अजीब संयोजन की जरूरत होती है। जब भी मैं बस इसके साथ मजे करो या दायरे से बाहर सोचो सुनता हूं तो मैं अनुभव से जानता हूं कि चीजें समय की एक बड़ी बर्बादी में बदलने वाली हैं। अच्छी बात यह कि आप नियम खुद बनाते हैं। मिसाल के लिए, कभी शिकायत नहीं करना एक और नियम है। हर दिन पढ़ें और उसका अभ्यास करें, और हर दिन का अंत उसी दिन की शाम में अपने अगले दिन की प्राथमिकताएं निर्धारित करके करें। जब आप अपने सभी उत्पादकता वाले नियमों को जोड़ लेते हैं तो आपके पास एक प्रणाली होती है, आपकी वहां मौजूदगी होती है, और एक सिस्टम सब कुछ बदल कर रख देता है।
मैं स्मार्ट, बेहतर, खुश और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए अपने सिस्टम पर भरोसा करता हूँ। मुझे ये पता लगाने में सालों लग गए कि एक प्रणाली एक अच्छी चीज़ होती है और इसे बनाने में कुछ और साल लगे। लेकिन ये ज़रूरी होता है क्योंकि अब मुझे एक उत्पादक व्यक्ति बनना है। अनुत्पादक व्यक्ति के लिए भी ये बुरा नहीं है। तीस मिनट वाली शाम की ये रस्म आपको बेकार की जिंदगी से बाहर आने में मदद करेगी। किसी व्यस्त दिन के बाद शांत होना और रात की अच्छी नींद के लिए तैयार होना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। कई बार मैं खुद को देर तक काम करते हुए पाता हूँ और कभी कभी मैं खुद को टीवी शो पढ़ते और देखते हुए भी पाता हूँ। और जब आप सोने के लिए तैयार होते हैं तो आप सो नहीं पाते। आपका दिमाग उन विचारों से गुलजार होता है जैसा करना आप उस समय नहीं चाहते। ये कोई रहस्य नहीं है कि बहुत से लोगों को सोने में कठिनाई होती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक 45% अमेरिकियों का कहना है कि खराब या अपर्याप्त नींद ने पिछले 7 दिनों में कम से कम एक बार उनकी दैनिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। शाम इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? ठीक है कि आपके पास किसी सुबह का काम, एक पूरी तरह से नियोजित कैलेंडर और अपने दिन को इस्तेमाल करने पूरा इरादा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऊर्जा की कमी है तो आप कुछ भी उत्पादक नहीं कर रहे होते हैं। पिछले 6 महीनों के दौरान मैंने शाम और सुबह की रस्मों के साथ बहुत सारे प्रयोग किए हैं। मैंने जो पाया है वो ये कि सुबह की रस्म को अपने जीवन में लागू करना आसान है, लेकिन उन्हें छोड़ना भी आसान है। जब हम थके हुए उठते हैं तो हम अक्सर अपनी आदतों पर नहीं बल्कि मददगार आदतों पर वापस आते हैं। इसका आखिरी नतीजा क्या होता है? आप हार जाते हैं और जिंदगी जीत जाती है। आप आखिर में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। हमारा नियंत्रण खो जाता है। हम उत्तेजित हो जाते हैं और कुल मिलाकर खुश नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने एक शाम की रस्म बनाई है जो मुझे कुछ जरूरी आराम के लिए तैयारी में मदद करती है। हम सभी ये जानते हैं कि 7 से 9 घंटे की नींद लेना जरूरी है, लेकिन बहुत बार जीवन इसमें आड़े आ जाता है और हम इस सामान्य ज्ञान का पालन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन शाम के इन अनुष्ठानों का पालन करते हुए मैंने अपनी शामों में और ज्यादा स्थिरता लाने का एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया है और इसीलिए मेरे जीवन में भी स्थायित्व आ गया है। दस मिनट के भीतर दिन को कलम बंद करें। हर शाम मैं अपने दिन के बारे में 10 मिनट लिखने के लिए समय निकालता हूँ। मैंने जो कुछ हासिल किया, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ भी याद रखने योग्य है, उन सभी को कुछ वाक्यों में लिख लेता हूँ। ये सरल अभ्यास मेरी कुछ बातों में मदद करता है। नंबर 1, ये याद रखना कि मैंने क्या किया। ऐसा करना बेवकूफ़ी लग सकता है, लेकिन हम ज्यादातर चीजें भूल जाते हैं जो हम करते हैं। नंबर 2, अपनी प्रगति की समीक्षा करना और देखना कि क्या मैं वो सब कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, जैसे कि पढ़ना, कसरत करना, अपने परिवार के साथ समय बिताना, लिखना, उन लोगों से बात करना जिनके साथ मैं काम करता हूं। मैंने ये अभ्यास जिम रोहन से सीखा है। जिम रोहन कहते हैं, प्रत्येक दिन के अंत में आपको अपने प्रदर्शन को लेकर फिर से विचार करना चाहिए। इसका जो परिणाम मिलेगा उससे या तो आपको सराहना मिलेगी या फिर आप प्रेरित होंगे। ये बहुत आसान है। एक नया दिन शुरू करने से पहले बीते हुए दिन को बंद कर दें। साथ ही नया सप्ताह शुरू करने से पहले हर गुजरे हफ्ते को बंद कर दें। हर महीने और हर साल के लिए ऐसा ही करते जाएं। सरल लगता है ना? ये उन सरल विचारों में से एक है जिनका आपके जीवन पर बहुत असर पड़ता है। दस मिनट से लेकर 20 मिनट तक कल की दिनचर्या की समीक्षा करें। ऐसा करना जरूरी है।
जब आप जागते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि इस दिन आपके पास कौन कौन से काम हैं। क्या आपकी कोई महत्वपूर्ण बैठक या कॉल है? समय सीमा? शायद। आपको क्या करना है? आप कब कसरत कर रहे हैं? क्या आपके एजेंडे में कोई महत्वपूर्ण चीज है? आप उन्हें कब निपटा रहे हैं? ये सरल अभ्यास मेरे लगभग सभी तनाव और चिंता को दूर कर देता है। ज्यादातर चिंता अनसुलझी समस्याओं से आती है और अक्सर हम उन समस्याओं के बारे में चिंता करते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं कि मैं समस्या X पर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक काम करने जा रहा हूं, तो आप सहज रह सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप देर शाम को कर सकते हैं। बस सो जाएं। समस्या के समाधान को कल पर छोड़ दें, जब आपका दिमाग ताजा हो। 20 मिनट से लेकर 25 मिनट तक अपने को तैयार करें। ओह, आप बहुत बेकार हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अपने दिमाग पर बेवजह जोर नहीं डालना चाहता। देखिए, आपका दिमाग एक मांसपेशी है और एक निश्चित मात्रा में निर्णय लेने के बाद आपके मस्तिष्क का रसायन समाप्त हो जाता है और इसका मतलब है कि आपके फैसलों की गुणवत्ता कम हो जाएगी। इसे निर्णय थकान कहते हैं। लेकिन मैं शाम को इसके बारे में चिंतित नहीं हूं, क्योंकि मैं बिस्तर पर जा रहा हूं ताकि मेरा दिमाग रिचार्ज हो सके। कुछ अतिरिक्त निर्णय चोट नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि अगर आप सुबह अपनी तैयारी के बारे में सोचते हैं तो वो कुछ अतिरिक्त निर्णय आपकी उत्पादकता को नुकसान पहुंचाएंगे। फिर क्यों ना आप अपने को तैयार कर लें ताकि आपको सुबह अपनी कीमती दिमागी शक्ति का उपयोग ना करना पड़े। पच्चीस मिनट से लेकर 30 मिनट तक कल्पना करें। क्योंकि मैं पहले ही अपनी दिनचर्या से गुजर चुका हूं, इसीलिए मुझे पता है कि मेरा दिन कैसा रहेगा। फिर आप अगले दिन पर विस्तार से नजर डालें। चार्ल्स डुहिग ने इस अभ्यास के बारे में अपनी नई किताब स्मार्टर फास्टर बेटर में बात की है। डुहिग लिखते हैं कि कैसे सबसे अधिक उत्पादक लोग अपने दिनों की कल्पना हम में से बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा विशिष्टता के साथ कर लेते हैं। मैं इस अभ्यास को शाम के समय करना इसीलिए पसंद करता हूं क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे वो याद रहता है जिसके बारे में मैंने सोचा था। इसका नतीजा ये होता है कि किसी तरह का आलस नहीं रह जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने अतीत में इस आलस्य वाले बटन को कितना दबाया है। वास्तव में मैं इतनी बार झपकी लेता था कि मेरे फोन का अलार्म तक चुप हो जाता था। आलस या झपकी के शिकार लोग जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इस आलस पर बार बार हमला करें और आप पाएंगे कि आप इससे पार पा गए। आपके सामने ये एक हकीकत होगी कि अब कोई आलस रह ही नहीं गया है। आलस तो हारने वालों के लिए है। लेकिन 30 मिनट की इस शाम की रस्म के कारण मैं अब और नहीं हार रहा हूं। नतीजतन मैं बिना तनाव के सो जाता हूं और मैं ध्यान के साथ जागता हूं। मुझे ठीक ठाक पता है कि दिन को सफल बनाने के लिए मुझे क्या करना है, और यही मैं इस अनुष्ठान के साथ हासिल करना चाहता हूं। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपकी शाम के ये 30 मिनट एक बहुत अच्छे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी प्रतिफल की तरह लगते हैं। तो आज रात ही इसे क्यों ना आजमाएं और खुद पता लगाएं। लेकिन हैरत में मत पड़िएगा कि आप कल सुबह उठते ही मुर्दों में भी जान फूंकने के लिए तैयार हों। इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करने से आपका फोकस क्यों बेहतर होता है? मॉडर्न लाइफ बहुत अच्छी है। आप हमेशा इंटरनेट से अपने घर के अंदर और इसके बाहर भी जुड़े रहते हैं। अपने स्मार्टफोन पर आपकी थिरकती उंगलियों पर दुनिया है। बहुत अच्छा लगता है ना? नहीं, ज्यादातर लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि प्रौद्योगिकी से इस्तेमाल हो जाते हैं। एप्स, गेम्स, वीडियोस, लेख, विज्ञापन, टीवी शो सभी आपके ध्यान को पकड़े रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
इस तरह आप इसे जाने बिना ही हर एक हफ्ते अनगिनत घंटे बर्बाद कर देते हैं। आपका ध्यान हर जगह है, लेकिन सही जगह पर नहीं है। दार्शनिक सेनेका कहते हैं, हर जगह होना दरअसल कहीं नहीं होना होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि नेटफ्लिक्स अगले एपिसोड को 3, 2, 1 सेकंड में स्वचालित रूप से शुरू कर देता है? जब ऐसा होता है तो आप सोचते हैं, इसे ठीक करो, चलो एक और एपिसोड देखते हैं। ऐसा ही यूट्यूब के साथ भी होता है। आपको क्यों लगता है कि उनके सुझाव इतने अच्छे हैं? वो आपको अपने भीतर जकड़ लेते हैं और ये इस तरह की सभी सामग्रियों पर लागू होता है। हमेशा एक अगला वीडियो, एपिसोड, लेख, गेम, राउंड, मूवी होता है, चाहे इसका नाम आप कुछ भी दे दें। मजे की बात तो ये है कि इस तरह के लेख पढ़ने वाले ज्यादातर लोग जानते हैं कि फोकस की कमी बुरी होती है और हाल ही के सालों में ध्यान भटकाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में बड़ी संख्या में शोध पत्र और पुस्तकें सामने आई हैं। खास तौर पर शोध से पता चलता है कि ध्यान के भटकाव के साथ ज्यादा तनाव और जबरदस्त निराशा, समय का दबाव और प्रयास से जुड़े होते हैं। केंद्रित होकर कार्य कर पाना मुश्किल हो जाता है। हम हमेशा विचलित होते रहते हैं। ये आपकी गलती नहीं है। ज्यादातर तकनीक आपके पुराने पढ़ चुके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं और आपके लिए सोचना बंद हो जाता है। दरअसल ये आपको एक उपभोक्ता में बदल देते हैं। ऐसे में इंटरनेट या तकनीक का विरोध करने को लेकर भी मत सोचिए। मुझे यकीन है कि आपने इसे अतीत में आजमाया है। मैं कभी भी बिना सोचे समझे घंटों तक ब्राउज नहीं करने जा रहा हूं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं। इससे क्या होगा? हाल ही में मैंने लिखा था कि कैसे मैंने एक सिस्टम बनाकर लेट लतीफी के रवैये को मात दी है। बहरहाल, उस प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक ये है, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करें। और ऐसा करने के पीछे का एक ही कारण है, और वो ये कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है, चाहे वो अच्छी बातें ही क्यों ना हो। बहुत ज्यादा कसरत, आप इससे अति प्रशिक्षित हो जाएंगे। अत्यंत प्रेम, आप लोगों का गला घोंट देंगे। बहुत ज्यादा काम, आप पिस जाएंगे। बहुत ज्यादा खाना, आप मोटे हो जाएंगे। बहुत ज्यादा पानी, आप मर जाएंगे। तो सवाल है कि फिर आप इतना इंटरनेट का उपभोग करते क्यों हैं? मैंने 2 साल पहले खुद से ही यह सवाल पूछा था, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने सोचा, मैं बाकी सब कुछ संयम से करता हूं, इंटरनेट को लेकर मेरे पास संयम क्यों नहीं है? जल्द ही मुझे पता चला कि इंटरनेट के उपयोग में कोई दिक्कत नहीं है। इसका इस्तेमाल हम सभी बुफे की तरह करते हैं। आप पहले से ही भरे हुए होते हैं, लेकिन आप तब भी खाते रहते हैं, और जब आप अपने पेट को बुरी तरह भर लेते हैं तो पछतावा होता है, और वो आपको जिंदा खा जाने के लिए तैयार रहता है। और इंटरनेट का इस्तेमाल भी ऐसा ही होता है। ये बहुत आकर्षक और संतोष देने वाला लगता है और हर जगह उपलब्ध होता है। ऐसे में आप इससे बाहर आ जाएं। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट आदि तमाम चीजों से बाहर आ जाएं। मैं ध्यान भंग करने वाली चीजों को खत्म करने के पक्ष में हूं। हालांकि मैं भी अपना जीवन वैरागी के रूप में नहीं जीना चाहता, इसीलिए मुझे एक बीच का एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ा जो काम आए। मैंने पाया कि इंटरनेट को लेकर मेरे इस रवैये में आया एक साधारण बदलाव काम कर गया। मैं हमेशा कनेक्टेड मोड से हमेशा डिस्कनेक्टेड मोड में चला गया। व्यवहार में ये इस तरह काम करता है। मेरे फोन पर वाईफाई और मोबाइल डेटा बंद है। मैं इसे तभी चालू करता हूं जब मुझे इसकी जरूरत होती है। अपने लैपटॉप पर मैं काम करने के दौरान सेल्फ कंट्रोल नामक ऐप का उपयोग करता हूं। विंडोज के लिए फोक्समी को आजमाएं। ये ऐप ध्यान भंग करने वाली साइट्स को ब्लॉक कर देता है। इसका फायदा ये है कि एवरनोट, डेविन, ऑफिस 365 जैसे मेरे ऐप जुड़े रहते हैं ताकि मैं अपने काम को क्लाउड में सेव कर सकूं। हमेशा कनेक्टेड,
आपके फोकस और उत्पादकता के लिए अच्छी बात नहीं है। ये जिम जाने या रात का खाना खाने या फिर अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक शाम बिताने जैसा ही है। आप 24 घंटे उन चीज़ों को नहीं करते हैं। आप उन्हें 30 मिनट, 1 घंटे या कुछ घंटों के लिए करें। उन चीज़ों में से बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होना मेरे लिए अद्भुत रहा। मुझे अब अपने स्मार्टफोन, ईमेल या न्यूज़ को दिन में 500 बार देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ खो नहीं रहे हैं, जिससे आपके जीवन में शांति का अनुभव होता है। मुझे इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैंने पहले से कहीं अधिक चीज़ों को हासिल किया, कम विचलित महसूस किया और उन चीज़ों पर खर्च करने के लिए मेरे पास ज़्यादा समय था, जिससे मुझे खुशी मिलती है। इंटरनेट आखिरकार सिर्फ एक उपकरण है। हालांकि हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब कुछ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब आने वाले सालों में मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा और मुझे इस बात का अफसोस भी नहीं होगा कि मैंने इंटरनेट पर पर्याप्त समय नहीं बिताया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आप अपनी मृत्युशैया पर हैं और आप अपने परिवार से ये कह रहे हैं, मुझे खुशी है कि मैंने YouTube पर इतने सारे फेल संकलन देखे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप शायद पीछे मुड़कर देखेंगे और अपने परिवार या दोस्तों के साथ बिताए समय पर विचार करेंगे, या वो यादें जो आपने सफ़र के दौरान संजोई थी, या फिर आप उसे याद करेंगे जो आपको अपने काम में मज़ा आया था। इस तरह इंटरनेट के साथ आए बकवास से अपना नाता तोड़ लें, क्योंकि ये आपको निराशा के अलावा कुछ नहीं दे रहा है। और इस लेख को पढ़ने के बाद आप डिस्कनेक्ट हो जाएं। आपको कुछ राहत पाने के संकेत मिलेंगे, जैसे कि अपने फ़ोन पर सैकड़ों बार नज़र डालने से राहत, या फेसबुक के लिए अपने कीबोर्ड पर हर समय F की दबाते रहने से मिलने वाली राहत। लेकिन मैं आपसे ये वादा करूंगा कि डिस्कनेक्ट करने से आपको और ज़्यादा कुछ करने में मदद मिलेगी, और यही जिंदगी है। ज्यादातर लोगों के जीवन में लेट लतीफ़ी का एकमात्र सबसे बड़ा कारण। अपने जीवन के ज्यादातर हिस्से में मैं आदतन लेट लतीफ़ी करने वाला एक शख्स रहा हूं। जब 16 साल की उम्र में मुझे पहली ग्रीष्मकालीन नौकरी मिली थी, तो मैंने काम नहीं करने के लिए सब कुछ किया। मेरे पास एक दूरसंचार कंपनी में अंदरूनी बिक्री की नौकरी थी और मुझे ग्राहकों को मोबाइल अनुबंध बेचने थे। कंपनी के पास एक सॉफ्टवेयर था जो आपके कॉल समाप्त करने पर अगले क्लाइंट को स्वचालित रूप से कॉल करे, तो आप लगातार फ़ोन पर रहेंगे। लेकिन मुझे उस प्रक्रिया के इर्द गिर्द एक रास्ता मिल गया। प्रत्येक कॉल के बाद आपको सिस्टम पर अपनी गतिविधि लॉग करनी होती थी। ग्राहक को रुचि तो है, लेकिन उसे अपने पोते के साथ इस पर बात करनी है, जैसी चीज़ें हमें दर्ज करनी होती थी। हाँ, मैंने बहुत से बुजुर्गों को बेचा, हालांकि इस बात पर मुझे फक्र नहीं है। टाल मटोल करने वाले एक पेशेवर के रूप में मुझे कॉल का एक लंबा सारांश तैयार करने में बहुत समय लगा। जब मेरे प्रबंधक ने मुझसे प्रतिदिन मेरी कम कॉल की संख्या के बारे में पूछा, तो मैंने उससे कहा, अगर मेरी टीम का कोई साथी क्लाइंट को कॉल करता है तो उसे पता है कि उस क्लाइंट को अपने पोते से बात करनी है। ये तो मूल्यवान जानकारी है ना? मैंने अगली कॉल को टालने के लिए सब कुछ किया। मैंने विश्वविद्यालय में अपने बिताए गए सालों में मार्केटिंग में मास्टर डिग्री हासिल करने के दौरान भी खूब टाल मटोल किए। मैं हमेशा ही किसी परीक्षा को लेकर, किसी असाइनमेंट या अध्ययन को समाप्त करने के लिए आखिरी पल तक इंतजार किया करता था। स्नातक होने के बाद जब मैंने एक फ्रीलांस मार्केटिंग सलाहकार के रूप में काम किया, तो मैंने उसमें भी विलंब किया। इस बार मैंने खुद से कहा कि मैं तो शोध कर रहा हूं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं चीजों को हमेशा अंतिम क्षण के लिए क्यों टाल देता हूं। मुझे लगा कि ये मेरे चरित्र का हिस्सा है, और मेरे कई दोस्त भी इसी तरह थे। वो कह देते थे, कौन काम करना चाहता है, चलो कुछ बियर शियर हो जाए। मेरा यही मानना था कि काम एक ऐसी चीज है जिसे आप करना पसंद नहीं करते।
आप तो इसे सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको पैसे और हैसियत की ज़रूरत होती है। अफसोस की बात है कि हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि ये सच है। सौभाग्य से इस साल मेरा लेट लतीफ़ी वाला ये व्यवहार बदल गया। ये किसी प्रकार की कोई जादुई उत्पादकता वाला हैक या सॉफ्टवेयर नहीं था जिसने मुझे उत्पादकता मशीन में बदल दिया हो। मैं पहले से कहीं अधिक उत्पादक और केंद्रित हूँ और मैं पहले के मुकाबले अपने काम से ज़्यादा संतुष्ट हूँ। क्या आप इसका रहस्य जानना चाहते हैं? मैं आखिरकार कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। बस इसका रहस्य इतना ही है। कोई भी काम बिल्कुल भी बुरा नहीं होता। मुझे लिखना पसंद है, इसीलिए मैं इसे सप्ताह में 7 दिन करता हूँ। मुझे अपनी पिछली नौकरियां, व्यवसाय जो मैंने शुरू किए थे पसंद नहीं थे और मुझे निश्चित रूप से उन कक्षाओं के लिए अध्ययन करना पसंद नहीं था जिसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले मैंने सोचा था कि आप किसी काम में विलंब इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास खराब समय प्रबंधन कौशल है। इसलिए मैंने हर उत्पादकता हैक, सिस्टम या सॉफ्टवेयर को आजमाया है। लेकिन जब आप इसकी तुलना सार्थक कार्य करने से करते हैं तो वे सभी बेकार हो जाते हैं। क्या आप काम पूरा करना चाहते हैं? तो वही चीजें करें जो मायने रखती हैं। उत्पादकता हैक पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और बहुत बार लोग समाधान के रूप में समय प्रबंधन युक्तियों के साथ सामने होते हैं। एक तरह से टाइम मैनेजमेंट मुझे स्पीड रीडिंग की याद दिलाता है। हम में से बहुत से लोग कम समय में अधिक पुस्तकें समाप्त करने के लिए अपनी पढ़ने की गति को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? मुझे पढ़ने में मजा आता है। मैं पढ़ने पर अधिक से अधिक समय देना चाहता हूं, लिहाजा नहीं चाहता कि इस पर कम खर्च करूं। ऐसा लगता है कि हम वास्तविक काम को छोड़ना चाहते हैं और केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ये द ऑब्स्टेकल इज द वे के लेखक रेयान हॉलिडे की तरह है। पुस्तक की गति के बारे में लिखे अपने लेख में वो कहते हैं, अगर आप स्वयं को किसी विशेष पुस्तक पर पढ़ने की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप स्वयं से पूछना चाहेंगे, क्या ये पुस्तक अच्छी है? जिन किताबों को पढ़ने में आपको मजा नहीं आता, उन्हें पढ़ने के लिए जीवन बहुत छोटा है। मुझे लगता है कि आप रेयान के उदाहरण को अपने जीवन और करियर पर भी लागू कर सकते हैं। जिस काम में आपको मजा नहीं आता, उसे करने के लिए जीवन बहुत छोटा है। आप चाहे कितनी भी उत्पादकता हैक करने का प्रयास करें, यदि आप जो करते हैं उसे लेकर जज्बाती नहीं हैं, तो आप अधिक सार्थक नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को नियमित रूप से शिथिल पाते हैं तो आप स्वयं से पूछना चाहेंगे, क्या मैं अपने काम के प्रति जुनूनी हूं? अगर जवाब नहीं है तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आप कुछ ऐसा खोजें जिसके बारे में आप इतने भावुक हों कि आप 1 सेकंड के लिए भी विलंब नहीं करना चाहते हों। हम सभी जानते हैं कि समय सीमित है, तो क्यों ना उसके अनुसार व्यवहार किया जाए। यदि आप जानते हैं कि इस धरती पर आपके पास सीमित समय है, तो इसे क्यों बर्बाद किया जाए? महान दार्शनिक लूसियस एनियस सेनेका कहते हैं, हम सभी समय की कमी के बारे में गंभीर रूप से शिकायत करते रहते हैं और फिर भी हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक है। हमारा जीवन या तो कुछ भी नहीं करने में या उद्देश्य के लिए कुछ नहीं करने में या कुछ भी नहीं करने में व्यतीत होता है जो हमें करना चाहिए करने के लिए। हमारा जीवन या तो कुछ भी नहीं करने में या उद्देश्य के लिए कुछ नहीं करने में या कुछ भी नहीं करने में व्यतीत होता है जो हमें करना चाहिए करने के लिए। हम हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारे दिन कम हैं और अभिनय करते हैं जैसे कि उसका कोई अंत ही नहीं है। मेरा विश्वास वही करे जिसे करने का जुनून है में है। मेरा विश्वास वही करे जिसे करने के जुनून है में है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि वही करें जो हमें अच्छा लगता हो। असली मजा तो ठीक इन दोनों के बीच में है, यानी एक ऐसा काम जिससे आप प्यार करते हैं और अच्छे भी हों। आई विल टीच यू टू बी रिच के लेखक
रामित सेठी का कहना है कि काम और जुनून दोनों तरह से चलते हैं। उनका कहना है कि जब भी हम अपने काम में वास्तव में अच्छे हो जाते हैं तो हम अक्सर इसके प्रति जुनूनी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्पादकता की युक्तियां बेकार हैं। वास्तव में मैंने उन उत्पादकता युक्तियों के बारे में लिखा है जिससे मेरे उत्पादन में सुधार हुआ है। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो ये कि विलंब का सबसे अच्छा समाधान सार्थक कार्य करना है, और विलंब इस बात का संकेत हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अर्थपूर्ण नहीं है। जल्दबाजी को आदत ना बनने दें। आखिरकार सबसे खराब शिथिलता आपके सपनों और लक्ष्यों को टाल रही है। अगर आप सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, आप देरी कर सकते हैं लेकिन समय नहीं होगा। ये एक ऐसी पुरानी आदत जो आपका ध्यान केंद्रित करेगी। जब मैं छोटा था मुझे बहुत सी चीजों की चिंता थी। मेरे पसंदीदा विषय थे पैसा, स्वास्थ्य और मेरा भविष्य। चिंता करने के लिए आपका पसंदीदा विषय क्या है? और मुझे नहीं बताएं कि आप कभी चिंता नहीं करते या आपको इसे लेकर कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि अगर आपको शून्य डर है तो इसका मतलब है कि आप एक रोबोट हैं। हर कोई उन चीज़ों के बारे में सोचने में समय बिताता है जो कभी नहीं होंगी, क्योंकि यही डर है। 16वीं शताब्दी के दार्शनिक मिशेल डी मॉन्टेल ने इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा है, मेरा जीवन भयानक दुर्भाग्य से भरा है जिनमें से ज्यादातर कभी नहीं घटे। हम सभी जानते हैं कि डर हमें मुसीबत से बचाने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक दुनिया में ये अब सच नहीं है। इन दिनों डर केवल एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में व्याप्त है। हमारे विचार भय, चिंता और तनाव से इतने भरे हुए हैं कि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में एक पूर्ण जीवन जीने का आपके पास मौजूद संसाधनों या अवसरों से कोई लेना देना नहीं है। ये इस बारे में है कि आप जानना क्या चाहते हैं और ये भी कि आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए आपको हर दिन एकाग्र होने की ज़रूरत है। कर्म के बिना कोई भी लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं एक प्राचीन आदत को आपसे साझा करना चाहता हूं जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरती है। ये आदत बार बार खुद को साबित कर चुकी है। एक मंत्र होने की शक्ति। मैं कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं संयोग और भाग्य में विश्वास करता हूं। मैं किसी ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा में भी विश्वास नहीं करता जिसे हम देख नहीं सकते। मैं काफी संशयवादी व्यक्ति हूं, लेकिन मैं एक व्यवहारिक व्यक्ति भी हूं। मुझे उसमें विश्वास है जो सही मायने में काम करता है। इसलिए मैं धर्म या आध्यात्म को कभी चुनौती नहीं देता, क्योंकि ये लाखों लोगों के लिए काम करता है। वास्तव में मैं धर्म, संस्कृतियों और लोगों की विभिन्न मान्यताओं का अध्ययन करता हूं। और एक चीज जो मैंने धर्म से सीखी है वो ये कि मंत्र बहुत उपयोगी होता है। हम में से अधिकांश ने इसके बारे में सुना है, लेकिन हम में से कुछ के पास ही ये मंत्र है या फिर विरले ही ऐसे लोग हैं जो सक्रिय रूप से इसका अभ्यास करते हैं। वैसे भी मंत्र क्या है? इसकी एक अच्छी परिभाषा जो मुझे ऑनलाइन मिलती है वो ये कि मंत्र एक पवित्र उच्चारण, एक संख्यात्मक ध्वनि, एक शब्दांश, शब्द या स्वर या संस्कृत में शब्दों का समूह है जिसे चिकित्सकों ने माना है कि इसमें मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। किसी न किसी रूप में सदियों से मंत्र मौजूद हैं। आप उन्हें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ताओवाद और ईसाई धर्म में इसे पा सकते हैं। मैंने सीखा है कि दुनिया भर के लोग डर को दूर करने और अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए इन मंत्रों का उपयोग करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके साथ पहले कौन आया था। क्या मायने रखता है कि ये काम करता है। इसे लागू करने वाले किसी व्यक्ति का मेरा पसंदीदा उदाहरण फ्लाइड मेवेदर है। हाँ, बॉक्सर मेवेदर। वो एक विवादास्पद व्यक्ति हो सकते हैं,
जिनसे लोग या तो प्यार करते हैं या नफरत करते हैं, लेकिन उन्हें सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज भी माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ में से एक नहीं, सर्वश्रेष्ठ। उनका रिकॉर्ड 50-0 है और वो कभी हारने के करीब भी नहीं आए। सफलता का उनका नुस्खा क्या था? बहुत प्रतिभा, ये तो तय है, लेकिन उस आदमी के पास काम को लेकर एक जुनूनी नैतिकता भी है और वो बचपन से ही इसका प्रशिक्षण लेते रहे हैं। मैं वर्षों से उनका अनुसरण कर रहा हूं। मुझे उनकी कारों या पैसे की परवाह नहीं है। मैं ये देखने के लिए उनके प्रशिक्षण वीडियो देखता हूं कि क्या कुछ मैं सीख सकता हूं जिसे मैं अपने जीवन में लागू कर सकूं। इस प्रकार के नतीजे देने वाले ऐसे लोगों को चीजें सही होनी चाहिए। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। कुछ साल पहले मैंने कुछ ऐसा देखा जो पहली बार प्रचार तकनीक की तरह लग रहा था। कड़ी मेहनत, समर्पण, ये किसी लंगड़ाती कंपनी का नारा लगता है। वो कहते हैं कि वो भारी बैग, स्पीड बॉल, पैड और यहाँ तक कि दौड़ते समय भी काम करते हैं। वो लगातार उन्हीं शब्दों को दोहराते हैं, कभी कभी अलग क्रम में। और इसकी तब तक समझ नहीं थी जब तक मुझे मेवेदर के मंत्र के बारे में नहीं पता चल पाया था। मैंने उनके इसी मंत्र का उपयोग करना शुरू कर दिया। मैं हमेशा सोचा करता था कि योगी सन्यासी ज़ेन बनने के लिए कुछ ऐसा करते हैं। आप मुझे फर्श पर दोनों टांगों को लपेट कर बैठे हुए देखते हैं और कहते हैं, चलो चलते हैं। यही मेरा मंत्र है। मैंने हर सुबह उठने पर इसे कहने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया है। ये वास्तव में मुझे ऊर्जा देता है। मैं उठता हूं और तुरंत कहता हूं, चलो चलते हैं। मैंने विभिन्न मंत्रों के साथ प्रयोग किया है, विभिन्न रूपों से, जिन्हें आप अधिक बार दोहराते हैं। लेकिन मैंने पाया है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं काफी सीधा साधा हूं और कोई खास व्यक्ति नहीं हूं। मुझे कुछ छोटा और शक्तिशाली पसंद है। जब मैं उठता हूं तो ना केवल कहता हूं बल्कि काम शुरू करने से पहले भी कहता हूं, या जब मैं अपनी कसरत शुरू करना चाहता हूं तब भी कहता हूं कि चलो चलते हैं। इसे आजमाइए। ये मेरे लिए वास्तव में अच्छा काम करता है, क्योंकि ये मेरे मन की स्थिति को कार्य में बदल देता है, खासकर जब मैं जीवन में डर या शक्तिहीन महसूस करता हूं। तो मैं इसे स्थिति में बदलाव करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता हूं। आप जानते हैं कि ढिलाई एकमात्र रास्ता है। मुझे विश्वास है कि ये सच है, और अगर आप चीजों से गुजरना चाहते हैं तो आपको इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने मंत्र का प्रयोग शुरू करने के बाद आप चिंता मुक्त क्षेत्र में आ जाते हैं। ये सबसे प्रभावी चीजों में से एक है जिसे मैंने अपने व्यक्तिगत विकास में पाया है। मैं सभी के लिए एक मंत्र की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। आपको बस एक ऐसा नारा चुनना है जो आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद करे, और इससे आपकी स्थिति बदल जाती है। इसे अभी आजमाएं। लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं होता। निराशावादी ऐसा ही कहते हैं। उनका कहना होता है कि महज 3 शब्द कहने से आपको वास्तविक समस्याओं में मदद नहीं मिल जाएगी। जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे मैं कहता हूं, क्या मदद करेगा? अपने ही दुख में डूबे हुए रहने से मदद मिल जाएगी? एकदम ठहरे रहने से मदद मिल जाएगी? कभी कुछ नहीं करने से मदद मिल जाएगी? शिकायत करने से क्या मदद मिल जाएगी? ये जरा कड़वा लग रहा है ना? आप एक औसत दिन में कितने मिनट बिना रुकावट के काम करते हैं? 10, 20, शायद 50 मिनट? अगर आपको ये कम लगता है तो बस अपनी जीवन की जांच करें। हम में से अधिकांश लोग 10 मिनट से अधिक बिना किसी बाधा के नहीं चल सकते। हम सभी इतनी चीजों से जुड़े हुए हैं कि अपने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकाल पाना असंभव हो जाता है। हम में से कुछ लोगों को प्रतिदिन सैकड़ों सूचनाएं और संदेश मिलते हैं। आप अपने आप को यहाँ पर एक व्हाट्सएप संदेश का उत्तर देते हुए पाते हैं, वहाँ एक ईमेल, एक दोस्त से बात करते हैं, और फिर स्लैक पर एक सहयोगी से बात करते हैं।
अधिकांश लोगों की दिनचर्या में सूचनाओं का जवाब देना शामिल होता है। एक तरह से आप दूसरों के बंदी बना दिए जाते हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं कि हम में से बहुत से लोग पूछते हैं, तो मैं कैसे बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करूं? जब नए सदस्य मेरे न्यूज़लेटर्स से जुड़ते हैं, तो मैं हमेशा उनसे उनकी चुनौतियों के बारे में पूछता हूं, और उनमें से ज़्यादातर जो उत्तर देते हैं वो ध्यान से संबंधित किसी चीज़ से जुड़ा होता है। दरअसल पिछले साल जब मैंने अपने न्यूज़लेटर पर एक सर्वे किया, तो 28% ने कहा कि उनके सबसे बड़ी चुनौती फोकस और टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। पाठकों ने मुझे जो कुछ बताया, उनमें से उनके केवल 2 उदाहरण ही यहाँ दिए जा रहे हैं। जीवन और करियर मेरी नंबर 1 की चुनौती है। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता रहता हूँ। जब मैं काम कर रहा होता हूँ, तो मेरा दिमाग हमेशा छोटी छोटी चीज़ों की ओर बढ़ने लगता है। मेरी सबसे बड़ी चुनौती है, हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वास्तव में किस पर ध्यान केंद्रित करना है। ये सवाल मेरे दिमाग में पहले भी आते रहते हैं। और आप जानते हैं कि मुझे क्या मिला? ध्यान का भटकाव कोई 21वीं सदी की पहली विश्व स्तरीय समस्या नहीं है। व्याकुलता हमेशा जीवन का हिस्सा रही है। इसका आपके स्मार्टफोन या यूट्यूब, ऑनलाइन शॉपिंग, इंस्टाग्राम या किसी अन्य चीज से कोई लेना देना नहीं है, जिसे आप अपने फोकस की कमी के लिए दोष देना चाहते हैं। ये मानव स्वभाव है। हम व्यस्त रहना पसंद करते हैं। पश्चिमी दर्शन के संस्थापकों में से एक सुकरात ने हमें 2400 साल पहले चेतावनी दी थी। व्यस्त जीवन की बांझपन से सावधान रहें। व्यवस्था अच्छी बात नहीं है, क्योंकि व्यवस्था और व्याकुलता साथ साथ चलती है। कोई भी ध्यान का भटकाव नहीं चाहता। जंगल में चले जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन वहां नहीं चलता है। आधुनिक जीवन बहुत अच्छा है। सबसे प्रसिद्ध बैरागी दार्शनिकों में से एक सेनेका ने लेटर्स फ्रॉम ए स्टोइक में कहा है, ऐसा कोई समय नहीं है जब नई व्याकुलता दिखाई नहीं देगी। ध्यान के भटकाव की समस्या हमेशा से रही है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपना समय नहीं, बल्कि ध्यान को प्रबंधित करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें, क्योंकि यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम झूठा विश्वास करते हैं कि हम समय का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन समय को मैनेज नहीं किया जा सकता। केवल एक चीज जिसे आप नियंत्रित करते हैं, वो है आपका ध्यान। और याद रखें, ध्यान आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। ध्यान नहीं होने का मतलब आपके ध्यान पर नियंत्रण का नहीं होना है, और कोई नियंत्रण का मतलब निराशा नहीं है। हम सब जानते हैं क्या निराशा की ओर ले जाता है। आप अपने समय नहीं, बल्कि अपने ध्यान का प्रबंधन करना शुरू कर दें। अपने स्मार्टफोन व्यवहार को बदलें। पिछले 2 वर्षों से मैंने अपने स्मार्टफोन के व्यवहार में काफी बदलाव किया है। यानी मैंने संदेशों और कॉल्स को छोड़कर अपनी सभी सूचनाएं बंद कर दी हैं। मैंने अपने सबसे करीबी दोस्तों के अलावा एक को छोड़कर सभी व्हाट्सएप ग्रुप से खुद को हटा लिया है। मैंने सभी समाचार ऐप्स हटा दिए हैं। मैं केवल संगीत, सशुल्क पत्रकारिता, मैं जिन लेखकों को फॉलो करता हूं, उन विशिष्ट लेखकों के लेख, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोस, किताबें और उस पर ऑडियो बुक्स का इस्तेमाल करता हूं। ज़्यादातर सीखने के लिए करता हूं, लेकिन मनोरंजन के लिए भी करता हूं, क्योंकि मैं रोबोट तो नहीं हूं। बाकी के लिए मैं अपने फ़ोन का उपयोग कॉल करने, संदेश भेजने और नोट्स, फोटो और वीडियो लेने के लिए करता हूं। साथ ही मैंने सूचनाओं का तुरंत जवाब देना बंद कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन अन्य लोगों को महत्व नहीं देता जो मुझ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब इतना ही है कि मैं अपने फ़ोन का गुलाम बनने से इनकार करता हूं। मैं अपने फ़ोन को नियंत्रित करता हूं। हम में से अधिकांश के लिए ये दूसरी बात सच है। अतीत में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐप्स, गूगल आदि सभी ने मेरे दिमाग को नियंत्रित किया है।
जाहिर है अभी भी ऐसा ही करता हूँ, लेकिन उन बकवासों से बचने का एकमात्र तरीका ही यही है कि आप खुद को उनसे काट लें और जंगल में भाग जाएं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये यथार्थवादी होना नहीं है। मुझे अपना फ़ोन पसंद है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जब से मैंने उपरोक्त तरीके से अपने स्मार्टफ़ोन का उपयोग करना शुरू किया है, तब से परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान मैंने पहले से कहीं अधिक काम किए हैं और मेरे पास अभी भी रोज़ाना वर्कआउट करने, अपने दोस्तों के साथ घूमने, अपने परिवार के साथ डिनर करने और अपनी महिला मित्र के साथ समय बिताने का समय है। आपके और मेरे पास 24 घंटे ही हैं। अंतर इतना ही है कि आप प्रत्येक दिन उन 1440 मिनट को किस तरह से खर्च करते हैं। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मुझे अभी भी अपनी प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए बहुत कुछ करना है। कोई भी चरम उत्पादकता तक नहीं पहुंचता है, ना ही दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक व्यक्ति होना महत्वपूर्ण है। आप अपना समय कैसे व्यतीत करना चाहते हैं, ये आपका काम है, लेकिन कृपया मुझे ये न बताएं कि आप अपने जीवन में केवल एक महत्वहीन चीज को बदलकर 26% अधिक उत्पादक नहीं बनना चाहते हैं, और वो चीज है आपका स्मार्टफोन व्यवहार। और अगर आपको आश्चर्य है कि अधिक लोग आपको उस चीज से छुटकारा पाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं, तो महसूस करें कि वो आपके बटुए तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया के लोग जो दावा करते हैं कि वो अपने स्मार्टफोन से अपना व्यवसाय चलाते हैं, तो वो भी वही काम कर रहे हैं। उन्हें तो आपसे आपकी सामग्री का उपभोग करवाने की ज़रूरत है, और ये काम करता है आपका स्मार्टफोन। एप्पल हमें ये कभी नहीं बताएगा कि नया आईफोन खरीदवाने में उसे इसकी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये आपकी उत्पादकता को नष्ट करने वाला है। बिल्कुल नहीं, वो आपको इसके उलट बताने की कोशिश करता है, और निसंदेह स्मार्टफोन से उत्पादकता में भी सुधार होता है। आपको शायद मेरे लेख आपके अपने फ़ोन पर मिल जाएं, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं अपने फ़ोन पर बहुत सारे लेख और किताबें भी पढ़ता हूँ, लेकिन आप और मैं डिवाइस का उपयोग कुछ सीखने के लिए करते हैं, जो हमेशा एक अच्छी बात होती है। फ़ोन और ऐप बनाने वाले लोग हमसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य आपको फंसाना है। मुझे लगता है कि इसे जितना जल्दी हो महसूस कर लेना अच्छा है। इसलिए मैं अक्सर खुद को याद दिलाने की कोशिश करता रहता हूँ कि स्मार्टफोन पर ज़्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि उत्पादकता से ज़्यादा मेरा ध्यान मायने रखता है। आपका ध्यान फिर से हासिल करने का समय आ गया है, और इस प्रकार अपने जीवन को फिर से हासिल करें, ये बेहद ज़रूरी है। पूर्णतावाद आपकी उत्पादकता को कैसे नष्ट कर रहा है? क्या आपको हमेशा इसी बात की चिंता रहती है कि आपने अच्छा काम नहीं किया? क्या आप हमेशा अपने काम और अपने तौर तरीकों पर सवाल उठा पाते हैं? क्या आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने से डरते हैं? क्या अस्वीकृति आपको बकवास की तरह महसूस होती है? अगर ऐसा है तो आप बहुत बड़े खतरे की जद में हैं। मैं खुद परफेक्शनिस्ट यानी पूर्णतावादी नहीं हूं। कम से कम मैं खुद को तो यही बताने की कोशिश करता हूं। मैं शर्त लगाता हूं कि आप खुद को भी ये बताने की कोशिश करें। वास्तव में जो लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं वो सबसे बुरे हैं। लेकिन यहाँ एक बात है कि अगर आप एक पूर्णतावादी हैं, तो आप केवल एक मुखौटे की आड़ में एक लेट लतीफ़ी करने वाले शख्स भी हैं। ऐसा होना किसी ऐसे व्यक्ति से अलग होना नहीं है जो आलसी है और कुछ भी नहीं करता है। मुझ पर विश्वास नहीं करते? तो आइए एक नज़र डालते हैं किसी पूर्णतावादी होने पर। वो हमेशा सही वक्त का इंतज़ार करता है, कभी भी गलती नहीं करता, हमेशा अधिक समय लेता है। लेकिन आखिर में जीवन और किए गए कार्य का नतीजा क्या होता है? नतीजा मायने रखता है, और अगर आप एक पूर्णतावादी हैं तो आपको कभी ना कभी परिणाम तो मिल सकते हैं,
लेकिन सवाल ये है कि कब और किस कीमत पर। अनुसंधान विशेष रूप से दर्शाता है कि पूर्णतावाद का संबंध अवसाद और आत्मसम्मान की कमी से निकटता के साथ जुड़ा होता है। जैक कर्बी का कहना है कि पूर्णतावादी खुद के लिए ही बुराई होते हैं। क्या पूर्णतावाद की जो कीमत चुकाई जाती है, वास्तव में वो क्या जरूरी है? मैंने पाया है कि पूर्णतावाद शिथिलता या लेट लतीफी का एक और रूप है। जब आप लगातार गलतियां करने की चिंता करते हैं तो आपके मन में संदेह पैदा हो जाता है और ये अनिर्णय का कारण बन जाता है। पूर्णतावादी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वो जो कभी कुछ नहीं कर पाता। आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप तुरंत खुद पर शक करने लगते हैं। आप सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप कभी शुरू ना करें। नंबर 2, वो जो शुरू तो कर देता है, लेकिन उसके मानक बहुत उच्च होते हैं। आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, आप कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आपने अपने लक्ष्य इतने ऊंचे तय किए हुए हैं कि आप हमेशा खुद को विफल कर रहे होते हैं। दोनों परिदृश्य निम्नलिखित का कारण बन सकते हैं: चिंता, हताशा, अवसाद और टाइप ए व्यवहार। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। जो आचिम स्टोबर और जुट्टा जुर्मन, जिन्होंने चिंता, विलंब और पूर्णतावाद का अध्ययन किया है, लिखते हैं, गलतियों और विलंब पर चिंता दोनों मिलकर चिंता को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक तरफ ये मौजूदा खतरों को लंबा खींच सकता है, क्योंकि सामना करने के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया जाता है। दूसरी ओर ये मौजूदा खतरों को भी बढ़ा सकता है या यहाँ तक कि अतिरिक्त खतरे भी पैदा करते हैं, क्योंकि शुरू में हल करने योग्य समस्याओं के ढेर लग जाएंगे। इस तरह समस्याओं का एक अंबार पैदा हो जाएगा जिसका समाधान आखिरकार नहीं हो। और बेबस होने का यही एहसास हमारे लिए सबसे बड़े नुकसान का कारण बन जाता है, क्योंकि जब हम असहाय महसूस करते हैं तो हम क्या करते हैं? ठीक ठीक कहा जाए तो हम हार मान लेते हैं। हालांकि पूर्णतावाद हमेशा बुरा नहीं होता है। वास्तव में कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि पूर्णतावाद अधिक उपलब्धि से संबंधित है। लेकिन यहाँ ये सवाल नहीं है। बेशक, जब आप उच्च लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अगर आपके पास उच्च मानसिकता होती है तो आप अधिक से अधिक हासिल करते हैं। निसंदेह पूर्णतावादी प्रवृत्तियां एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन में लक्ष्य हासिल करना ही एकमात्र चीज नहीं है। ये कहीं ज्यादा अहम है कि हम अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं तक कैसे पहुंच पाते हैं। सवाल है कि हम विलंब और पूर्णतावाद के बुरे पक्ष को कैसे मात दे सकते हैं। इसीलिए हमने इसे लेकर बात की है कि विलंब और पूर्णतावाद कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये खराब क्यों हो सकता है। लेकिन सवाल है कि समाधान क्या है। मुझे गार्डन एल फ्लेट और उनके सहयोगियों द्वारा एक दिलचस्प अध्ययन मिला है। वो पूर्णतावाद के लिए सीखी गई संसाधनशीलता की भूमिका के बारे में बात करते हैं। उनका सुझाव है कि सीखी गई संसाधन कुशलता मध्यस्थ की भूमिका निभा सकती है। इसलिए मैंने सीखी हुई संसाधनशीलता पर गौर करना शुरू किया और यही मैंने माइकल रोसेनबाम के एक लेख में भी पाया है, जिसमें कहा गया है, सीखे गए उपाय कौशल प्रतिगामी आत्मनियंत्रण और सुधारात्मक आत्मनियंत्रण दोनों के लिए जरूरी व्यवहार प्रदर्शनों की सूची की तरफ इशारा करती है। इस प्रदर्शनों की सूची में तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान किसी की भावनात्मक और संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं को स्व-विनियमित करना, समस्या समाधान कौशल का उपयोग करना और तत्काल संतुष्टि में देरी करना शामिल है। सीखे गए उपाय कौशल वो कौशल है जिसकी जरूरत आपके खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकने की होती है। संतुलन की तलाश।
आइए एक पूर्णतावादी के उलट व्यक्ति को देखें, यानी एक सुस्त व्यक्ति पर नजर डालें। अगर आप आलसी हैं तो आपको ज्यादा परवाह नहीं होती है। उनका आदर्श वाक्य होता है, जो भी है काफी अच्छा है, और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ऐसा रवैया आपको किसी लक्ष्य तक नहीं ले जाता। अमेरिकी उपन्यासकार कॉर्मेक मैकार्थी ने इसके बारे में सबसे अच्छा कहा है। स्मिथ ने कहा, यह बहुत सी चीजों की तरह है। इसका कम से कम हिस्सा गलत होता है और आप गलत करने को भी समायोजित कर रहे होते हैं। इसमें मुझे परवाह नहीं है वाला रवैया होता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, और आप जो चाहते हैं वो एक बीच का रास्ता खोजना है, जहां आपकी पूर्णतावादी प्रवृत्तियां आपको प्रेरित करती हों, लेकिन आपके पास एक आलसी व्यक्ति की शांति हो और आप इसे सीखे हुए उपाय कौशल के साथ जोड़ लेते हों। इसीलिए मैंने पूर्णतावाद और सुस्ती के बीच संतुलन पाया। एक परफेक्शनिस्ट की तरह महान कार्य करें, लेकिन एक आलसी व्यक्ति की तरह अपने लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान नहीं दें। पूर्णतावादी के पसंदीदा वाक्य से बचें। वो हमेशा कहा करते हैं, ओ माय गॉड, ये अब तक की सबसे बुरी बात है। आलसी व्यक्ति के भी पसंदीदा वाक्य से बचें। वो अक्सर कहा करते हैं, मुझे परवाह नहीं। इसके बजाय आप कहें, मुझे ये मिल गया है। तो सवाल है कि आपकी मौजूदा चुनौती क्या है? असल में मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको ये मिल गया है। तो अब तक आप सुन रहे थे लेखक डेरियस फॉरेक्स के विचारों को, जो कि उन्होंने अपनी बुक डू इट टुडे में लिखे। चलिए इसी के साथ ही लेखक डेरियस फॉरेक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। डेरियस फॉरेक्स एक उद्यमी, ब्लॉगर और पॉडकास्टर हैं। 2015 से ये अपने ब्लॉग पर जिंदगी, पेशे और उत्पादकता को लेकर अपने विचार साझा करते रहे हैं। अब तक इनके लेखों को 4 मिलियन से ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं। डेरियस जब 2010 में मार्केटिंग में अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर रहे थे, तब इन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर एक लॉन्ड्री प्रौद्योगिकी कंपनी वर्टेक्स की स्थापना की। अपने पॉडकास्ट द डेरियस फॉरेक्स शो के लिए उन्होंने रेयान हॉलिडे, रॉबर्ट सटन, जिमी सोनी जैसे बहुत सारे विचारशील नेताओं का साक्षात्कार लिया था। ये इनकी तीसरी किताब है जिसे इन्होंने प्रकाशित किया है। इनकी मशहूर किताबें हैं, अपने भीतर की लड़ाई जीतें, अपने भीतर के दुश्मनों को हराएं और लक्ष्य के साथ जिएं, सीधा सोचें, अपने विचार बदलें, अपना जीवन बदलें। इस किताब के बारे में खुद लेखक कुछ इस तरह लिखते हैं, कुछ अहम चीज़ों को मैं हमेशा आज ही किया करता हूँ। इन चीज़ों में है अध्ययन, व्यायाम, निवेश, बचत, उन लोगों के साथ समय बिताना जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, हंसना, छुट्टी की बुकिंग, अपनी जिंदगी के मज़े, और हाँ, बिलों का भुगतान भी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज ही इन अहम चीज़ों को किया करता हूँ, इन्हें कल पर नहीं छोड़ता। आपको भी पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। ये किताब जिंदगी काटने, उत्पादकता की युक्तियों या फिर किसी दूसरी रणनीति को लेकर नहीं लिखी गई है। हम उन सभी चीज़ों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन निश्चित ही रूप से मैं समय समय पर उन रणनीतिक सलाह को साझा करता रहा हूँ जिन्हें मैंने कम समय में ज़्यादा हासिल करने के लिए लागू किया है। हालांकि ये किताब उन लेखों का एक संग्रह है जिन्हें मैंने अपने जीवन में ज़्यादा स्पष्टता लाने में मदद के लिए चुना है। एक अच्छे जीवन का नुस्खा बहुत सरल होता है, और वो ये कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में आपकी राय साफ होनी चाहिए और अपने जीवन से बाकी सब कुछ खत्म कर दें। प्रक्रिया सरल है, फिर भी मुझे उन चीज़ों का पता लगाने में कई साल लग गए। डू इट टुडे यानी आज ही कर डालें, अंतहीन शिथिलता पर काबू पाने, मेरी उत्पादकता में सुधार और ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक काम करने का मेरा मार्ग और खाका दोनों है। ये किताब आपके लिए भी ये काम कर सकती है।